सारी चीज़ें भूल गए लेकिन रोल नंबर अभी भी याद है। भैया ने कहा कि तुम्हें बड़े होके कलेक्टर बनना है। स्कूल जाने से पहले मुझे 40 तक पढ़े आते थे। फर्स्ट अटैम्प्ट देखने के लिए, सेकंड अटैम्प्ट बहुत सारे एग्जाम्स में उलझ गया, लेकिन फिर जब थर्ड दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला। एक पोस्ट कार्ड अपने माँ बाप के लिए रोजाना लिखता था। आज भी वो पढ़ो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो उसकी मजाक भी उड़ाते हैं, तो एक तरीके से हास्य का पात्र बन गया मैं स्कूल में। एक ही एम बना रखा था मैंने कि गांव जाना है वापस। मैथमेटिक्स में मेरे हमेशा 100% मार्क्स आते थे। मैथमेटिक्स का बादशाह रहता था, वहाँ 0 हो गया। टोटल 63 बच्चे थे और मैं 61वें नंबर पे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को 12 बजे मैंने डिसीजन लिया कि सुबह वाला एग्ज़ाम नहीं देना है, प्रीलिम्स। आज ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी विद पंकज झा में हम जिस आईएएस ऑफिसर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो हैं 2005 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे पंकज जी, थैंक यू सो मच। आप 2005 के बाद आज लगभग 17 साल हो गए। 17 साल बाद भी अगर कोई ये जानना चाहे कि भाई आप कैसे बने तो बड़ा अच्छा लगता। डाउन द मेमोरी लेन में तो आप भी कभी कभी चले ही जाते होंगे। हाँ, और जब भी वो रिजल्ट आता है ना यूपीएससी का तो फिर आदमी वो फ्लैशबैक में वो मैं जनरली बताता हूँ, मेरा रोल नंबर 90506 था। तो अच्छा, रोल नंबर भी याद है? बाकी सारी चीज़ें भूल गए लेकिन रोल नंबर अभी भी याद है। 90506। अच्छा, ये वो बताइए मुझे कि आपकी जो स्कूलिंग हुई, जब स्कूल थे फिर कॉलेज थे, तो मतलब आईएएस अफसर ही बनना एक टारगेट था या था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परीक्षाएं देंगे, देखते हैं जिधर लह गया बिहार में जैसे बोलते हैं? हाँ, मैं ब्रज का हूँ और ब्रज में तो ये शब्दावली यूज़ नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर यूज़ होती है कि भाई बनो तो कलेक्टर बनो, है ना, या बन के दिखाओ तो कलेक्टर, जज कलेक्टर बन के दिखाओ। ये ब्रज में कहते हैं? ये ब्रज में बचपन से ही कहते हैं। और कभी झगड़ा भी हो जाता है या बच्चे भी आपस में झगड़ते थे तो कहते थे कहीं तू कलेक्टर नहीं है। कलेक्टर के साथ कुछ भौकाल टाइप का एलिमेंट जुड़ा हुआ है? ये था, अदरवाइज कुछ नहीं पता था। ये कब की बात फ्रैंकली होगी? स्पीकिंग, अगर बचपन की बात करें, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल था? हाँ, सरकारी प्राइमरी स्कूल जो होता तो है। क्या उस टाइम में जो चटाई पे बैठ के पढ़ते थे वो जूट के बोरी टाइप? वो भी नहीं मिलती थी, अपना खुद लेके जाते थे टाट के पट्टी। हम भी वही करते थे, जूट के बोरी का उसमें लपेट के अपनी पटिया लपेट जाओ। तो सुबह सुबह की जो अगर देखा जाए तो उस विद्यालय के अलग ही मजे थे। आज की तारीख में वो स्टूडेंट को एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलता कि वो पट्टी जो होती थी, पट्टी को पहले कालिक अपने तवे से लिया और उसको काला किया, उसके बाद उसको कारौंच, मतलब इसे कालिक जिसे कहते हैं, कालिक पोत के वो काली हो जाती थी। उसके बाद में उसे खड़िया को चूरन बना के बोतल में डाल के बोर बना के एक धागे से लाइन बनाते थे और उसमें वो तैयार करके लेके जाते थे, क्योंकि जो कुछ भी लिखना होता था उसी पे लिखना होता, चाहे आ ई हो। गिनती होती थी तो उसे चेकर बोर्ड पैटर्न में, अदरवाइज वो उसे लीनियर पैटर्न में बना के लेके जाते। तो कलेक्टर बनने की कहानी कैसे शुरू हुई वो जरा बताइए। बहुत लंबी बातचीत होगी, थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ लेते हैं, आइए। अभी मुझे याद है, एक दिन अभी स्कूल में गया था। स्कूल में हम नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे और अच्छा। पुराना ही नीम का पेड़ था और उसके नीचे अपने टाट लगाया, उसी पे पढ़ते थे। और ट्राईपॉड पे ब्लैक बोर्ड हो जाता था, उस पर टीचर पढ़ाते थे। तो बचपन में मेरे बड़े भाई मुझसे 14 साल बड़े हैं, जितेंद्र सिंह, और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मेरे दादाजी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मेरे दादाजी का मानना था कि नौकरी का मतलब आप किसी न किसी के सामने सरेंडर करते हो। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने पिताजी को नहीं पढ़ने दिया। तो पिताजी स्कूल ही नहीं गए, दूसरी क्लास तक गए थे, उसके बाद उन्होंने स्कूल छुड़वा दिया था कि नहीं, हम कोई गुलामी नहीं करेंगे, किसी की नौकरी नहीं करेंगे, अपनी खेती करेंगे। बड़े भाई ने एक ड्रीम था उनका कि सिविल सर्विसेज क्लियर करें, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से और कुछ उनको गाइडेंस भी नहीं मिला, वो नहीं बन पाए। तो वो मुझे बताते हैं कि 14 साल बड़े तो हैं ही कि एक दिन एकेडमी में वो गए थे, कोई इम्तिहान देने गए थे मसूरी। अच्छा। तो वहाँ प्रण लेके आए थे, सौगंध लेके आए थे, प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं तो नहीं बना, अपने भाई को जरूर यहाँ लेके आऊँगा। अच्छा। तो जब बाकी सब तो लोग कहते ही थे, और बचपन में भैया ने कहा कि तुम्हें बड़े होके कलेक्टर बनना है, तो हमें नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उस समय आप किस स्कूल में, किस क्लास में? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, शुरुआत में एक दिन भैया चारपाई बुन रहे थे, तो पिताजी ने जेवरी
बनी, रस्सी बनाई, अपने सारी चीज़ें मैनुअल होती थी पहले, तो मशीन से कुछ बनता नहीं था। चारपाई जब बन के तैयार हुई तो चारपाई बनने में भैया ने मुझे भी सिखाई कि चारपाई कैसे बनती है। मुझे याद है उस दिन सारी उंगलियां छिल गई थी, और उस पर नई चारपाई पे बैठ के उन्होंने कहा कि आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उन्होंने मुझे आ ई पढ़ाई और ABCD पढ़ाई, और मुझे सब कुछ याद हो गया। और पिताजी को जब पूरे दिन खेत पे काम करके आते थे तो पैर दबाने की आदत थी, पैर भी पैरों से, मतलब खड़े होके, वो लेट जाते थे, खड़े अच्छा, वो होके। लेट जाते थे गाँव में हम हाँ, लोग। गाँव में जैसे होता है, तो लेटे लेटे मुझे पाड़े सिखाते थे। तो मैं स्कूल जाने से पहले मुझे 40 तक पाड़े आते थे उस समय, अभी भी नहीं अब नहीं आते, लेकिन उस समय आते थे। तो मैथ्स भी बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा ईजी है। तो भैया ने टारगेट सेट किया कि तुम्हें कलेक्टर बनना है, लेकिन अंदाज़ा कुछ भी नहीं था कि ये होता क्या है। फिर जब मैं स्कूल में गया, मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था, पहले तो पहली क्लास में एडमिशन होता था सीधा। तो एक शिक्षक आए नए, श्री श्याम सुंदर पांडे जी। उन्होंने क्लास में आके, होता है जैसे जनरल इंट्रोडक्शन में सवाल पूछते हैं बच्चों से कुछ कुछ चैप्टर के, तो वो पूछते गए, मैं बताता गया, वो पूछते गए, मैं बताता गया। तो उन्होंने कहा इधर आओ। मैं कहा जी, मुझे लगा, डर लग गया मुझे कि पता नहीं क्यों, हो सकता है कि ओवर स्मार्टनेस की वजह से कहीं मुझे डांटे। तो कहते क्या नाम है? मैंने कहा सुरेंद्र सिंह। कहते क्या बनना चाहते हो? तो तब मैंने उनसे पहली बार किसी बाहर के व्यक्ति से अपनी जबान से कहा कि जी कलेक्टर। तो उन्होंने कहा ये श्याम सुंदर पांडे की भविष्यवाणी है कि तुम एक दिन ज़रूर बनोगे, और उस दिन मुझे याद करना। मैं उनसे मिला रिजल्ट के बाद में, पांडे जी उनको से। बुलाया, उनका सम्मान किया कि आपने एक दिन कहा था। उनको याद आया कि हाँ मैंने कहा था, तुम्हारी ब्राइटनेस को देख के। कॉलेज भी आपका मथुरा में ही था या फिर कहाँ था? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। फिर 8वीं के बाद मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि भैया दिल्ली में प्राइमरी टीचर बन गए। तो एकदम से, जितेंद्र जी। हाँ जितेंद्र सिंह जी जो है, एकदम से दिल्ली जंप की, और मैं गांव से सीधा दिल्ली पहुंचा। तो जब पहली बार एग्ज़ाम, पहले दिन मैं गया स्कूल में, तो बहुत ही हाई फाई बच्चे टाई वाई लगाते हुए, एकदम से मैं तो चौंक गया कि ये इनके बीच में कैसे एकोमोडेट कर पाऊँगा। तो जब शिक्षकों ने मुझसे होमवर्क पूछना शुरू किया, तो मैंने बताया जी न्यू एडमिशन है मेरा। तो एक दिन तो मुझे एग्जामिशन मिला, उसके बाद कोई एग्जामिशन नहीं मिला। उसके बाद जो मेरा हाल हुआ, अब तो वो चीज़ें स्कूल में नहीं होती, लेकिन बच्चों की पिटाई वाली बात। मुझे लग रहा लगभग 20-25 दिन होमवर्क के ऊपर डेली डोज जो होती ना, डेली डोज मिलती थी। तो मैं इतना दुखी हो गया था कि लगभग रोज़ रोता था कि मैं गांव जाऊंगा। एक पोस्ट कार्ड अपने माँ बाप के लिए रोज़ाना लिखता था, वेरी इमोशनल। मतलब आज भी वो पढ़ो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी भी रखे हैं आपने? तो घर पे होंगे निश्चित रूप से। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। और मैंने देखा कि जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी लैंग्वेज में भी कई बार इश्यूज़ रहते हैं, तो उसकी मजाक भी उड़ाते हैं। तो एक तरीके से हास्य का पात्र बन गया मैं स्कूल में। एक ही एम बना रखा था मैंने कि गांव जाना है वापस। अच्छा। हर रोज़ भैया से ही कहता था गांव जाना है। हाँ। फिर उसके बाद जब पहली बार रिजल्ट आया, फर्स्ट टर्मिनल हुए अगस्त में, तो पहली बार जब रिजल्ट आया मेरा, तो क्योंकि मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम में था, और मैथमेटिक्स में मेरे हमेशा 100% मार्क्स आते थे। पर अचानक से इंग्लिश मीडियम, 1 महीने का कम टाइम मिला, समझ में नहीं आया कि थ्योरम क्या होती है, एंगल क्या होता है। कुछ चीज़ें समझ में आई, तो मेरे 20 में से 4 नंबर आए, यानी मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गया। तो जो पहली से लेके 8वीं तक मैथमेटिक्स का बादशाह रहता था गांव में, हीरो रहता था, वहाँ जीरो हो गया। तो मेरी क्लास में जो है फर्स्ट टर्मिनल के बाद 61st पोजीशन आई, नीचे से थर्ड। ठीक है, टोटल 63 बच्चे थे और मैं 61वें नंबर पे। अच्छा। फिर भैया ने मुझे कुछ चीज़ें समझाई जो मेरी ज़िंदगी पूरी उससे बदल गई। वही मेरे मेंटर रहे, हमेशा गुरु रहे, बड़े भाई भी रहे। उन्होंने एक चीज़ समझाई मुझे। मैं उस समय रहता था गंगा विहार, और DTC बस से जाया करते थे हम लोग। उन्होंने कहा ये जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथ में, इनके पास और आपके पास कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, वो कितने बड़े घर से हैं, कितनी अच्छी बैकग्राउंड से हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, टीवी हैं, कारें हैं, ये दुनिया भर की मैंने एक्सक्यूज़ दिए। मैंने कहा मैं उनके साथ में कम्पीट नहीं कर सकता। तो भैया ने कहा एक स्टूडेंट के लिए ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती, उनके लिए तो टाइम मायने रखता, और टाइम भगवान ने सबको बराबर दिया है, 24 आवर्स, न किसी को 1 सेकंड ज़्यादा, न किसी को कम। दूसरा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये जो
आपकी आंखें हैं, ब्रेन की कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, ये सब कुछ सेम है। अब आप ये देखो कि उनके घर में टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें कितनी हैं और आपके पास कितनी हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना टीवी है, ना रेडियो, ना कुछ नहीं है, उनके यहाँ सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली एज किसका है, बेनिफिट में कौन हो, आप हो। तो मेरे वो समझ में आई, तो मैंने फिर दम लगाया, मैंने कहा गाड़ी चल पड़ी। मैंने कहा ठीक है अब दिखाता हूँ मैं। तो सेकंड टर्मिनल में जब रिजल्ट आया तो फिर से थर्ड पोजीशन ही आई, लेकिन इस बार ऊपर से आई। तो कॉन्फिडेंस डिड वर्क, 61 से थर्ड पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब अब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर फर्स्ट पोजीशन आने लगी। फिर दिल्ली में ही एक ज्योग्राफी ओलंपियाड होता है, ज्योग्राफी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो उसमें मेरी ऑल ओवर दिल्ली थर्ड रैंक आई। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर कॉलेज कैसे पहुंचे? भैया का ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जॉब चेंज हो गई, राजस्थान लीगल सर्विस में वो पहुंचे। अच्छा। तो जयपुर पहुंचा, वहाँ की भी बड़ी रोचक कहानी है, बल्कि ज़्यादा रोचक कहानी है कि जब महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया बीएससी में, मतलब जयपुर पढ़ाई करनी चली गई दिल्ली से? भैया के साथ साथ चलना था। अच्छा, वो समझ गया। उनकी छत्र छाया में था, तो भैया जयपुर शिफ्ट किए तो मैं वहाँ भी चला गया। वहाँ एक हॉस्टल है, गोखले हॉस्टल, महाराजा कॉलेज का, उसमें एडमिशन हो रहा था। तो लिस्ट लगी हुई थी, मेरा एडमिशन भी हुआ। तो भैया ने वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे उनसे कहा भाई आईएएस कौन कौन बनना चाहता है। तो 2 जनों ने हाथ खड़े किए कि हम भी बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा भाई भी तैयारी करना चाहता है, आप लोग आजू बाजू रूम अलॉट करा लीजिए ताकि एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें। तो हम लोग आजू बाजू तो नहीं मिला, 119, 121, 123 एक एक छोड़ के मिला ऑल्टरनेट, लेकिन हम लोगों ने तीनों ने उसी समय से ग्रुप बना लिया। और हॉस्टल में तो आपको पता, पहली बार जब हॉस्टल में जाते हैं तो वो ग्रुप कितना कामयाब होता है या कितना सिंसियरली पढ़ता है। तो पहले खूब जितनी लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ मस्ती कर सकते थे वो किया। तो फर्स्ट ईयर में सबके मार्क्स धड़ाम, सारे टॉपर्स थे, लेकिन 20%, 25% सब डाउन गए। 1 साल के झटके के बाद फिर सबने रिवाइव करना शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा कि तीनों के तीनों आईएएस बन गए। क्या बात कर रहे हैं, एक ही बैच में? आप बैच की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि तीनों साथ तैयारी कर रहे थे। हाँ। रात के 12 बजे, देखिए स्टूडेंट जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को 12 बजे मुझे लगा कि मैं आराम से क्लियर कर लूँगा, लेकिन इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगा। मुझे पहले 1 साल और इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। तो मैं रात को 12 बजे मैंने डिसीजन लिया कि सुबह वाला एग्ज़ाम नहीं देना है, प्रीलिम्स। अच्छा। और उन दोनों ने दिया, उनमें एक की 8वीं रैंक आ गई, एक की 58वीं रैंक आ गई, और मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया? फिर ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जियोलॉजी में किया। अच्छा। तो भैया ने पहले से ही सोच रखा था कि एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जियोलॉजिस्ट के रूप में रहेगा। तो या तो लेक्चरर, बैकअप प्लान था। बैकअप प्लान होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा यूनिवर्सिटी में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बाद नेट जेआरएफ हो गया। तो मैं कॉलेज लेक्चरर रहा 2.5 महीने के लिए, डूंगर कॉलेज बीकानेर में पढ़ाया बच्चों को। अच्छा, टीचिंग भी की आपने? और उसके बाद मैं फिर ओएनजीसी में जियोलॉजिस्ट था फॉर 2.5 ईयर। जोरहाट आसाम में पोस्टिंग थी और ट्रेनिंग थी देहरादून में। तो वहाँ के बाद फिर ये तीसरी नौकरी थी जिसमें मतलब सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। बट यकीन मानिए, जो बचपन में कहते हैं कि भाई ठीक है कलेक्टर बनना है, मुझे याद है पंकज झा आप ही के नाम के, ये बात है क्लास 11th की। तो बिहार से थे और उनका एडमिशन 11th में हुआ है स्कूल में। भैया को पता लग गया कि वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो हम दोनों लगभग 4-5 महीने साथ रहे। आज मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई उसके बाद में, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं होते थे। लेकिन पंकज झा और मैं लगभग 4 महीने हम लोगों ने 11th में ही सिविल सर्विसेज का सिलेबस, उन्होंने सिलेबस सब तैयार किया हुआ था। 11th क्लास की बात? 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो हम दोनों ने साथ साथ तैयारी की कि स्कूल की भी पढ़ाई करेंगे, साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। तो आपने, आप जैसे बता रहे थे कि सिविल सर्विस का पहला अटेम्प्ट आपने कब लिया? इसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले हम लोगों ने सभी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ये देखने के लिए। एक तो पहला आपने छोड़ ही दिया। मैं बताता हूँ, वो पहला नहीं था, वो उससे पहले 2000 एग्ज़ाम, 2000 जो एग्ज़ाम था 2000 मैंने दिया, ये देखने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है। अच्छा, ठीक है, फील लेने के लिए। फील लेने के लिए, पैटर्न समझने के लिए। और उसी समय राजस्थान पीसीएस का दिया तो उसमें हो गया पहले अटेम्प्ट में ही, और इसमें नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया
2001 एग्ज़ाम, वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में उस पीरियड में मेरठ की यादें बहुत जुड़ी है, तभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो गया। तो मैं यूपी पीसीएस का मेंस देने के लिए या मेरठ में आ गया। इसी बीच में मेरी मल्टीपल जॉब लगी। मेरा पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट हो गया AFSP देहरादून में, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि सभी लोगों ने कहा था कि जिन बच्चों का वीडियो गेम पे अच्छा कमांड है, जो सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल की बैकग्राउंड के, उन्हीं का हो सकता है। मुझे याद है हम 100 लोगों में से 2 लोगों का हुआ था, तो एक मेरा था। एक साउथ अफ्रीका में उस समय एक कनाडा से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, तो मैं एक तरीके से ना कंफ्यूज हो गया, इतने सारे अपॉइंटमेंट लेटर आ गए। ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक इंटरव्यू आ गया था, और वो NGC का एग्ज़ाम था उस समय, यूपी पीसीएस का मेंस आ गया। तो मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स में इतना एंगेज्ड हो गया कि वो बोला कि जिस समय मैं लौट के आया आसाम से इंटरव्यू देके, उससे अगले दिन सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम थे, और मेरा जो जिस बस में बैग रखा था वो बस बैग भी एक्सचेंज हो गया किसी के साथ, जिसमें मेरा इवन परमिशन लेटर था। वो तो लकीली मेरे बायोडेटा में मेरे पड़ोसी का मोबाइल नंबर था, यादव जी का, तो उन्होंने उनको कॉल किया और मुझे सुबह अच्छा। मेरा एडमिट लेटर मिला। अदरवाइज तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता मैं, बड़ा मुश्किल था। अब तो इलेक्ट्रॉनिकली आप आराम से निकाल सकते हो। तो जयपुर में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट, जो सेकंड अटैम्प्ट था, ये नीरज ने फर्स्ट अटैम्प्ट के रूप में दिया था, क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कमल ने उसका सेकंड अटैम्प्ट था। तो हम तीनों का ही प्रीलिम्स हुआ, मेंस सिर्फ नीरज का हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेपर ख़राब हो गए GS के, तो इसलिए मैंने फिर जो गैप था अपने ऑप्शनल के लिए, वो बहुत मेहनत नहीं की। मैंने कहा PCS निकल जाएगा, और PCS निकला भी। मैंने कहा अभी इसको अगले अटैम्प्ट देंगे। और उससे अगले अटैम्प्ट की मैं जो बात कर रहा था, यानी 2002 एग्ज़ाम की, जिसमें ये लगा कि नहीं इंटरव्यू के टाइम इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, तो वो छोड़ दिया। तो 3 अटैम्प्ट हो गए, इंग्लिश के डर के हमारे दो अटैम्प्ट हो गए, तीसरा दिया नहीं। और जब नीरज और कमल का हो गया, और कमल की 8वीं रैंक आ गई, तो कमल, मैं उनको बधाई देने के लिए ONGC से आया, असम से आया। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी 8वीं रैंक आ सकती है तो तू तो टॉप करेगा, इसलिए ये वाला अटैम्प्ट दे दे। और वो 3 दिन बाद पेपर था। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाई नहीं की, मैं तो सोच रखा अभी पहले ONGC में सेटल हो जाऊँ, उसके बाद करूँगा आराम से। कह रहे नहीं तू दे दे। मैंने बिना तैयारी के निकलेगा नहीं। कहता अरे प्रीलिम्स तो यार, तेरा प्रीलिम्स कैसे नहीं निकलेगा। मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला। तो फर्स्ट अटैम्प्ट देखने के लिए, सेकंड अटैम्प्ट प्रीलिम्स निकला, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में उलझ गया। थर्ड अटैम्प्ट तीसरी बार छोड़ा, लेकिन फिर जब थर्ड दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला, एक अटैम्प्ट बचा। उस टाइम 4 ही अटैम्प्ट थे। चौथा अटैम्प्ट, और मैं जोरहाट में पोस्टेड था। इसी बीच में फॉर्चुनेटली मेरी ONGC की ट्रेनिंग आ गई, और कमल नीरज वहाँ इंटरव्यू उसमें ट्रेनिंग कर ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार 3 में से 2 लोग हो गए, अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ढीला पड़ गया था कि ऐसे कहाँ होता है। और तीनों बिल्कुल एकदम पक्का याराना टाइप का, कि 3 में से 2 लोगों का हो गया तो अब ज़रूरत क्या है ना। कहाँ होता है कि 3 में से 2 लोग हो जाए, वो भी प्रॉपर में हो जाए। तो मैं ढीला पड़ गया था कि नहीं अब नहीं करनी, तैयारी नहीं करनी। लेकिन ये फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, रिलेटिव्स भी, और खासकर भैया का बड़ा इमोशनल वो था कि मेरा सपना था, मैं एकेडमी में शपथ लेके आया, प्रतिज्ञा लेके आया था, पूरी नहीं हो पाई। आई बिकेम इमोशनल वन डे। मैंने कहा नहीं यार, इसका मतलब मुझे तैयारी करनी चाहिए फिर से लगा। लेकिन इंटरव्यू में, उसमें ONGC की ट्रेनिंग चल रही थी, टाइम ही नहीं मिलता था। 9:30 से 5 बजे तक तो क्लासेज ही होती थी। तो मैं 9:30 से 5 बजे तक क्लासेस करता था। 6:30 5 बजे के बाद मैं सो जाता था। 7:30 उठता था, नहाता था, खाना खाता था, और 8:30 बजे एग्जैक्टली तैयारी करने के लिए बैठता था रात को। और 8:30 से 5 बजे तक पढ़ता था पूरी रात। 5 बजे के बाद फिर सो जाता था, और मैं 9 बजे उठता था, आधे घंटे में तैयार होके क्लासेस जाता था। और ये मैंने प्रेरणा कहाँ से ली कि इतना भी कर सकता है, इतना ह्यूमन बॉडी में और माइंड में पावर होती है। मेरे पिताजी किसान थे, गांव में ही रहते थे। तो मैंने एक बार उन्हें फ़ोन किया कि क्या कर रहे हो। कह रहे खेत में पानी लगा रहा हूँ। दूसरे दिन फ़ोन किया, तब भी खेत में पानी लगा रहे थे। और तीसरे दिन किया, तब भी खेत में पानी लगा रहे थे। मैंने घर नहीं गए। कह रहे नहीं, घर क्या जाना है, यहीं पर सो जाता हूँ। मैंने कितनी देर सो, कि वो मेड़ पे
टाट डाल के सो जाते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे सो लेते हैं, वो पर्याप्त है। तो मुझे लगा वो इतना निडर होके गर्मी में, पसीने में, सभी चीज़ों में वहाँ खेत पर सो के और 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम इतनी फैसिलिटीज़ में 18-19 घंटे पढ़ नहीं सकते। तो वहाँ उससे प्रीलिम्स निकला। उसके बाद 3 महीने की मुझे छुट्टी मिली। एक बॉस थे DK श्रीवास्तव, उन्होंने इसी शर्त पे दी थी, बनारस के रहने वाले हैं, अब तो रिटायर हो गए, अभी मिलने आए थे जब मैं बनारस कलेक्टर था, कि अगर नहीं बने तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी खटिया वो कर दूंगा। मैंने कहा नहीं सर, आई प्रॉमिस यू, मैं निकाल दूंगा। तो उन्होंने मुझे 3 महीने की छुट्टी दी, मैं जयपुर रहा और बहुत कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली फिर मेंस की तैयारी की। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा टॉप 20 में हो जाना चाहिए, और सब में लगभग बराबर मार्क्स आए। और लेकिन रिज़ल्ट की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जोरहाटी था उस समय, असम में। रिज़ल्ट आया, बॉस ने पूछा DK श्रीवास्तव सर ने कि क्या हुआ। मैंने कहा सर अभी इंटरनेट खुल नहीं रहा है, मैं बताता हूँ। तो मैंने UPSC में एक थे अपने जानने वाले, हाँ, तो उनको कहा कि आप बाहर रिजल्ट लगाए, आप देख के बता देंगे। कह रहे ठीक है, रोल नंबर क्या है। तब मैंने उनको कहा कि 90506। तो उन्होंने एक बार देखा, कहा कि सुरेंद्र भाई नहीं हुआ। मैंने एक बार और देख लो, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है उस समय। तो उन्होंने दोबारा देखा, उन्होंने कहा नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरे एक व्यक्ति से कहा, मैंने कहा एक बार ज़रा मेरा रिजल्ट देख दो। उन्होंने भी यही कहा कि आपका रोल नंबर नहीं है, सॉरी भाई नहीं हुआ। तो फिर मैं बॉस को बोलने गया, मैंने कहा सर नहीं हुआ। एंड देन आई हैड ए पार्टी सारे फ्रेंड्स के साथ में, कि एटलीस्ट आई विल कंटिन्यू विद ऑल ऑफ यू, अदरवाइज तो छोड़ना पड़ता साथ। तो हम पार्टी करने गए, बाहर ही लंच वंच किया। हालांकि सब उदास थे और मैं खुश था। मैंने कहा अरे यार ठीक है, इसको इतना क्यों लोड ले रहे हो। कहते नहीं लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है। तो जब पार्टी करके लौट के आए, तब एक राहुल सिन्हा है मेरे, हम लोग ONGC में थे, 7 लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। बाद में 7 का सिलेक्शन हो गया, अलग अलग बैचेज में हुआ। उसमें राहुल सिन्हा और तो एक दूसरे राहुल थे। राहुल ने फ़ोन किया मुझे जी, कहते क्या हुआ। आइए सर जब बैठ जाए। तो 90506 मैंने कहा कि नहीं हुआ। कहते हैं नहीं हुआ। हाँ, ही वॉज इन वडोदरा। वहाँ बड़ोदरा में नेट की स्पीड ज़्यादा थी। हाँ। तो UPSC की वेबसाइट खुलने लग गई थी। तो उसने कहा क्या रोल नंबर दे रहा। मैंने कहा 90506। तो उसने कहा राहुल सिंघानिया। तो उसने कहा अरे तुम्हारी 21st रैंक है। मैंने नहीं यार, मेरी नहीं है, किसी और का देख रहा हुआ है। कहते 90506 ही है ना रोल नंबर। मैंने कहा हाँ। कह रहे तेरी 21st रैंक है। तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए और पूरा ऑफिस में जो है पार्टी, जो ग्रैंड गाला पार्टी हो गई, एकदम जो है भूकंप आ गया। और मैं बॉस के पास गया सीधे, मैंने सर 21st रैंक आई। कहते कहाँ है। मैंने कहा सर अभी खुला नहीं है। कहते कैसे बता रहे हैं। मैंने कहा सर राहुल सिंघानिया ने बताया, मेरे बैचमेट हैं, तो उसने भी एग्ज़ाम दिया था। कह रहे नहीं प्रिंट आउट दिखाओ। तो थोड़ी देर बाद खुला, प्रिंट आउट दिया, उन्होंने हाईलाइट किया, कहा कि चलो मेरे साथ। गाड़ी में बिठाया और जो हमारा हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी थे, जिनके हमने दर्शन नहीं किए थे कभी, उनसे मिलाने ले गए। और उन्होंने बताया कि ये मेरे ऑफिस में है, इसकी 21st रैंक आई है। अचानक सब कुछ बदल सा गया। जर्नलिस्ट आने लगे, इंटरव्यू होने लगा, सुबह फ्रंट पेज में फ़ोटो छपने लगा। मॉर्निंग में मैं गया तो मुझे बॉस ने कहा कि चलो वहाँ डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर आ गए थे, मिस्टर हजारिका। अच्छा चलो। तो मैं गया वहाँ, एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा था। तो एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप सुरेंद्र सिंह हो। मैंने कहा। कहते हेलो आई एम श्यामल राव, DC जोरहाट। तो वहाँ के कलेक्टर थे जोरहाट के। फिर SP साहब थे डेका साहब, उन्होंने हाथ मिलाया कि मैं डेका, मैं यहाँ पे SP हूँ। तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है अचानक से, दुनिया बदली सी है। अच्छा, उस रात तो पूरी रात नींद भी नहीं आई थी खुशी के मारे। घर वाले कोई थे नहीं और वहाँ फ्रेंड्स के साथ ही थे। तो पूरी रात पलक ही झपकी नहीं, तो नींद कहीं दूर दूर तक थी नहीं खुशी के मारे। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे। भैया ने सब्जेक्ट लाए थे फिजिक्स, नहीं फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी दिलाए उन्होंने, क्योंकि ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी के साथ में कॉम्पेटिबल नहीं था, ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं था। तो भैया ने कहा जियोलॉजी लीजिए। जियोलॉजी को सेकंड ऑप्शन में रखा है, जियोलॉजी को एक बैकअप प्लान के रूप में रखना है। और ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने बताया 10th में एक कॉम्पिटिशन हुआ था दिल्ली में,
तो उसमें मेरी ऑल ओवर दिल्ली 3rd रैंक आई थी। तो और एक दूसरा भी था ज्योग्राफी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ज्योग्राफी, एक में 1st रैंक आई थी, एक में 3rd रैंक आई थी। तो तब से ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी था और दूसरा जियोलॉजी था। मतलब जो मेरा मेन सब्जेक्ट था वो सेकेंडरी था, और जो मेरा सब्जेक्ट जो पढ़ा नहीं था कभी वो मेरा फर्स्ट ऑप्शनल था। ये इंटरव्यू में जो लोग जाते हैं, जैसा आपने कहा कि इंग्लिश नहीं आती थी तो इस डर के मारे हमने छोड़ दिया, खासतौर से बिहार और यूपी के लोग। अब तो खैर पैटर्न बदल गया है, स्कूल्स इस तरह के आ गए हैं कि जहाँ इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होता है। तो जब आप गए तो वहाँ आपको ऐसा कुछ लगा कि एक हिंदी स्पीकिंग लड़के के लिए दिक्कत है वहाँ? मैंने वहाँ एक बोर्ड देखा था, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, है ना। क्या इंटरव्यू रूम में लगा हुआ यस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो तो उस समय ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो आप अपनी मदर टंग में। मुझे लगा कि मैंने वो अटेम्प्ट ऐसे ही छोड़ दिया, बिना बात के ही छोड़ दिया। तो आपको कम्युनिकेट करना है, सबको पता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, पूरी प्रोफाइल सामने होती है कि भाई 8वीं तक गांव में पढ़ा है, पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए हैं, बाद में भी हिंदी मीडियम में पढ़ा है। किस तरह के सवालात होते हैं? कभी कभी ये सुनता हूँ कि रिटन में बहुत अच्छा किया, इंटरव्यू में एकदम फुस हो गया। कोई कहता है कि नहीं रिटन में भी अच्छा किया, इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया। ऐसा होता है क्या? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है। मैंने लगभग 9 इंटरव्यू दिए और हमेशा इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगर आप अपने आप को नेचुरली प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू लेने का भी अब मौका मिला इस सर्विस में आने के बाद, तो नेचुरल प्रेजेंटेशन। आपसे क्या क्या पूछे गए थे? मुझसे मूलतः सवाल जो पूछे थे ONGC से रिलेटेड, ऑयल फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थे, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड था। आसाम में जो रहा, हाँ, ऑर्किड्स के बारे में पूछा गया, जो अच्छा। हाँ ऑर्किड्स फेस्टिवल जो होता है सिक्किम में उसके बारे में पूछा गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके बैकग्राउंड से हैं, हॉबी के बारे में पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। तो मुझे ये लगता है कि जब आप सच बोल रहे होते हो तो आपका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। कोचिंग वगैरह भी की थी इंटरव्यू वगैरह के लिए या सिविल सर्विस? ये बड़ा रोचक है। जब मेरे ONGC में सिलेक्शन हो गया, उससे पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं कोई भी कोचिंग और ट्यूशन। और जब ONGC में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज था उसमें, तो फ्लाइट से आना जाना होता था। तो मुझे लगा कि अगर मैंने अब कोचिंग ज्वाइन की तो मैं जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो गांव में पढ़ते हैं या गांव से आके शहरों में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक मैसेज नहीं दे पाऊंगा कि बिना कोचिंग या बिना ट्यूशन के भी आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हो। तो मैंने पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ में कभी कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग कभी भी नहीं की, नेवर एवर। एक इंटरव्यू के लिए मैंने गया, मैं इसको भी बोलूँ, मैंने कहीं पे अप्लाई किया, उन्होंने मेरा एक मॉक लिया। दैट वाज द ओनली मॉक या ओनली कोचिंग जो मैंने पूरी अपनी लाइफ में की। और उस इंटरव्यू के बाद में उनका जो कमेंट था कि यू नीड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अभी बहुत ख़राब है आपकी स्थिति, एंड आई इमीडिएटली रन अवे। मैंने कि ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहे हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका मानना है कोचिंग वगैरह कोई ज़रूरत नहीं? फ़ायदे भी हैं और जो नुकसान मुझे लगता है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो उसका नुकसान देखें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसका फ़ायदा देखें। मुझे लगता है कि इस एंगल से सोचना चाहिए हमेशा। तो अब तो आप IAS बन गए 2005 बैच के। अब क्या लगता है जब आप DM बन जाते, कलेक्टर बन जाते हैं, तो सबसे चैलेंजिंग काम क्या होता है उस वक्त? एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप ऊपर नहीं देख सकते, जो डिसीजन लेना है आपको लेना है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे वो फाइल पर डिसीजन हो, चाहे आपको इलेक्शन में कोई डिसीजन लेना है। जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कौन सी चीज़ कैसे करानी है, कब करानी है, किससे करानी है, ये इसको लिए गाइड करने वाला आपके पास कोई नहीं है, बिकॉज यू आर द हाईएस्ट अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। अभी तो सारे के सारे असाइनमेंट। अभी आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO भी हैं। एक बड़ी कॉमन सी समस्या रही है, नोएडा अथॉरिटी के रहें या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रहें, कि वहाँ ना होम बायर्स की बहुत सारी दिक्कत है, करप्शन की बहुत सारे इशूज रहते हैं कि बिल्डर ने ये लूट लिया, वो कर लिया। क्योंकि मैं जब आपसे बात करने आ रहा था ना, तो मैंने सोशल मीडिया में डाला कि मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO से बात कर रहा हूँ। तो कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि भाई ज़रा हमारे वो अपार्टमेंट का काम पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो भी पूछ लीजिएगा। ये बेसिक इशू सालों से लंबा चला आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? उनको लगता है ना अथॉरिटी के लोग बिल्डर के साइड में रहते हैं, एक परसेप्शन बन गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एकदम से एक बिल्डिंग सेक्टर में बूम आया, बूम के बाद में एकदम से स्लो डाउन आया।
और अचानक से सारे प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गए ड्यू टू वेरियस रीजन। और जब हॉल्ट हो जाते हैं तो अथॉरिटी के ड्यूज बढ़ जाते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है, कहीं स्टे है, कहीं कोई और इशू है, कहीं नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट हो गया, तो इस सारे इश्यूज़ को लेके बहुत गहराई तक जाके ही जो है वो निकलते हैं। मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कहाँ जाएगा? आपसे मिलने आएगा, आपके ऑफिस आएगा, क्या करेगा वो? इसमें क्योंकि कई मल्टीपल पार्टीज़ हैं, जैसे आपने कहा बिल्डर है, तो जैसे मेरे पास आता तो अथॉरिटी के पास सारा सॉल्यूशन नहीं है, तो जनरली हम फिर तीनों लोगों की बैठक कराते हैं, बिल्डर को भी बुलाते हैं, इनको भी बुलाते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है एज पर रूल्स, वो सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, लेकिन हर दिक्कत का एक न एक दिन समाधान होता है अगर बहुत डेडिकेटेड तरीके से और सारे लोग पॉजिटिव तरीके से जो है उसमें सम्मिलित हों। तो ये जो सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग अभी भी आपको फ़ोन करते हैं या बहुत। कहीं जाते हैं तो मिल गए? बहुत सारे लोग अभी भी, मैं यूपी के जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं उनका एक सेशन रखता हूँ हर साल? हर साल। तो लगभग 100 बच्चे, 100-125 बच्चों को इंटरव्यू सेशन। कैसे जोड़ते हैं, सबको करते हैं? सब अब तो ऑनलाइन बहुत आसान हो गया। पहले फिजिकल क्लासेस होती थी दिल्ली में, तो उसमें जाता था, अब ऑनलाइन क्लासेस में जो है मैं जुड़ता हूँ। तो अभी जो परीक्षा जिसका रिजल्ट आया था जिसमें श्रुति वगैरह टॉप की थी, तो इसमें भी लगभग 75 बच्चे थे जो यहाँ के थे, यूपी के थे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो इनमें ज़्यादातर बच्चे जो यूपी के सेलेक्ट हुए उनमें से थे। तो आप गए थे वहाँ क्लास लेने के लिए? वर्चुअल क्लास हुई थी, लगभग 3.5 घंटे की एक क्लास थी। तो एक महत्वपूर्ण बात आपने सुना है कि अगर आप भी एस्पिरेंट्स हैं तो मतलब जरूरी नहीं यूपी का ही हो, कोई भी आपसे संपर्क कर बहुत सकता सभी है। लोग संपर्क करते हैं, तो राजस्थान सुरेंद्र के। सिंह आपकी से आप इजीली संपर्क कर सकते हैं, रिटर्न से लेकर यानी प्रीलिम से लेकर के मेंस और इंटरव्यू तक। गलत तो नहीं कह एक रहा हूं? आपको मैं बताऊं, एक 12th का बच्चा था, उसने मुझे देहरादून से फ़ोन किया हाँ, और उसने कहा कि सर मैं आपसे मुझे गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा बताओ। कहते मुझे IAS बनना है। मैंने कहा तो कहता आज मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पायलट बन गया हूँ, तो आई हैव टू डिसाइड टुडे कि मैं सिविल सर्विसेज दूंगा या मैं पायलट ज्वाइन करूँ। तो मैंने कहा तुम छोड़ोगे? कहता हाँ सर, अगर आप मुझे गाइडेंस दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, छोड़ने की तो बिल्कुल भी नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। कह रहे सर विश्वास करिए, मैं छोड़ूंगा तो मैं सिलेक्ट भी हो जाऊँगा। उसने कहा? हाँ। तो मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ आता है कि। तो उसने BSc की उसके बाद में, और मेरे वाला सब्जेक्ट लिया जियोलॉजी जम्मू से, और पहले अटैम्प्ट में ही उसका सिलेक्शन हुआ। अपने बैच में वो ही इज़ द यंगेस्ट वन। तो मैंने अपने पूरे नोट्स भेजे और उसने भी वो किया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मुझे वो याद है, मेरठ में भी एक स्टूडेंट आई थी जिनको अगले दिन लंदन जाना था, 2 दिन बाद लंदन जाना था अमेरिकन बैंक में। तो उन्होंने कहा कि या तो मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या लंदन जाना है, आप मुझे गाइड करोगे तो मैं नहीं जाऊँगी। तो अब तक कई 100 बच्चों को किसी न किसी रूप में गाइड करने की कोशिश की। बाकी तो खुद अपनी मेहनत से बनते हैं, बट एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो जाता है, बूस्टअप अगर कोई कर देता है कि अगर इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कोई बन सकता है तो हमारे साथ तो इतनी फेवरेबल कंडीशन है। तो अभी भी मैं जाता रहता हूँ। या मेरठ में भी कई ऐसे सेशन हुए जो मोटिवेशनल क्लासेस हुई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए स्कूलों में, कॉलेज में। तो नहीं करना चाहते हैं या कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट आप? अच्छा लगता है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना, और ख़ासकर ये एहसास कराना कि डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से हो, ये डजेंट मैटर कि आप गांव के हो या शहर के हो, पब्लिक स्कूल से पढ़े हो या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, अमीर माँ बाप के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे हो या अनपढ़ माँ बाप के बच्चे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको करना है तो कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज जी। अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें जान करके। थैंक यू। तो आज के हमारे जो मेहमान थे सुरेंद्र सिंह, और एक अच्छी बात जाते जाते वो कह गए कि आपके मन में भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की कोई है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं बिना किसी झिझक के।